देखिए संसाधन की अवधारणाएं, वर्गीकरण, कायिक सिद्धांत और मूल्यांकन। यानी आज हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए संसाधनों की स्थैतिक संकल्पना क्या है, कार्यात्मक संकल्पना क्या है, इसके साथ साथ संसाधनों की पर्याप्तता की संकल्पना, न्यूनता की संकल्पना, यानी जितने भी जो संकल्पनाएं हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संसाधनों का वर्गीकरण जो है ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखेंगे। संसाधन क्या है, संसाधनों का उत्पत्ति का आधार पर क्या है, उद्देश्य का आधार पर क्या है, परिस्थिति के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर, संसाधनों का सामान्यकृत वर्गीकरण, ये 3-4 जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छे से देखें और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये संकल्पनाएं क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसाधनों की जो संकल्पना है वो 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं सामने आई। कैसे? पहली तो थी संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिज्ञों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त विषय पूंजीवादी विचारधारा। एक तो यूएसए के द्वारा जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी संसाधनों की, वो थी, क्या नाम था उसका, पर्याप्त विषय पूंजीवादी। और दूसरी थी रूस के द्वारा, जिसका टॉपिक था न्यूनता विषयक साम्यवादी विचारधारा। तो दो तरह की विचारधाराएं हमारे यहाँ पर सामने आई, एक तो अमेरिका के द्वारा और एक रूस के द्वारा। प्रथम विचारधारा जो अमेरिका के द्वारा आई उसका है पृथ्वी पर संसाधनों की कोई कमी नहीं मानती है। प्रथम विचारधारा जो रशियन नहीं, ये जो अमेरिकन है वो क्या मानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधनों की कोई कमी नहीं मानती, क्योंकि मानव अपने प्रयास और तकनीकी से नित्य नए संसाधनों की खोज करता रहता है। लेकिन दूसरी विचारधारा ये कहती है कि संसाधनों की न्यूनता और समापनीयता स्वीकार करती है। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि पृथ्वी पर जो संसाधन उपलब्ध हुए हैं वो संसाधन एक न एक दिन खत्म भी होते हैं। इसलिए भावी पीढ़ी को संभावित जो संकट है, संभावित जो परिस्थिति के संकट है, उससे बचाने के लिए उनके संरक्षण और उनके नियोजित का उपयोग हमें करना चाहिए। इसलिए अब हम समझेंगे कि ये कल्पनाएं क्या है, इन कल्पनाओं को हम समझते हैं और आइए देखते हैं। संसाधनों के संबंध में अलग अलग संकल्पनाएं जो प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले संसाधन है क्या, मतलब रिसोर्स कंसेप्ट क्या है। तो संसाधन शब्द की उत्पत्ति है, वो संसाधन शब्द का अर्थ है, वो बार बार हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो संसाधन है क्या? संसाधन जो है अंग्रेजी के रिसोर्स का पर्याय है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना, री प्लस सोर्स से बना है। री का अर्थ होता है बार बार या दीर्घावधि, यानी बार बार, री का मतलब बार बार, और सोर्स का मतलब होता है साधन। तो यानी इस प्रकार संसाधन वे स्रोत है जिन पर मानव समाज दीर्घावधि तक निर्भर रहता है या बार बार निर्भर रहता है। यानी जिन पर जो है मानव समाज है वो बार बार उनका उपयोग करता है, बार बार उन पर या निर्भर रहता है, या दीर्घ अवधि तक, लंबी अवधि तक निर्भर रहता है, उसे संसाधन कहा जाता है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार इसकी संसाधन की क्या परिभाषा है? इनकी परिभाषा है कि मानवीय संसाधन पर्यावरण के वे पहलू है जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो संसाधनों की संकल्पनाओं के संबंध में संसाधनों की जो परिभाषा है, जिम्मरमैन जो है वो संसाधनों की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है और उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार ये जिम्मरमैन की, ये आप संसाधन क्या है इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संसाधन मानव द्वारा आंकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी पदार्थ का वह गुण, क्षमता, कार्य या संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है, अर्थात मानव की संपत्ति बन जाता है, मानव के उपयोग की वस्तु बन जाता है। किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी साधन या उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी साधन काम में लाए जाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। इनमें स्वयं मानव द्वारा अवसर का लाभ उठाने की क्षमता, स्वयं की कठिनाइयों से बाहर निकलने की क्षमता भी शामिल होती है। तो यानी कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और कार्य सिद्धि करने का लाभ प्रदान करने की क्षमता नहीं। तो संसाधन कब होगा? जब वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होगा, मानव के कार्यों की सिद्धि करने वाला होगा, तभी वो संसाधन कहलाएगा। इस दृष्टि से मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि बल्कि ये कहना होगा, ये उपयुक्त होगा कि समस्त संसाधनों में मानव सर्वोपरि है। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी तत्व जैसे भूमि है, मिट्टी है, वनस्पति है, जल है, जंतु है, खनिज है, ये सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं और मानव संसाधन की आवश्यकताओं की संपूर्णता अथवा अंशतः पूर्ति करते हैं, मानव कल्याण करते हैं। इस प्रकार मानव तथा संसाधन परस्पर अन्योन्याश्रित है, परस्पर पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये तत्व हैं सार्थक होते हैं तब होते हैं जब मूल्यवान और उपयोगी बन जाए, उसे संसाधन कह दिया जाता है। संसाधनों की संकल्पनाएं जो है उनमें सबसे पहले संसाधनों की स्थैतिक संकल्पना, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की स्थैतिक संकल्पना
के विषय में हम पढ़ते हैं तो संसाधनों के बारे में अनेक भ्रामक विचार है। उनमें से एक है संसाधन स्थिर और निश्चित होते हैं। हम कई जगह सुनते हैं कि संसाधन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं, इनके परिमाण में वृद्धि नहीं की जा सकती। कई शताब्दियों पूर्व संसाधनों का आर्थिक उपयोग अज्ञात सा था। केवल उद्यमियों के मात्र उपकरण जैसे भूमि पूंजी इसके रूप में जाने जाते थे। तो संसाधनों के संबंध में जो मिथ्या धारणाएं हैं वो क्या क्या है? देखिए, पहली बात तो है कि संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है। विद्वानों द्वारा संसाधनों को भौतिक पदार्थ या मूर्त वस्तुओं के रूप में मानने की प्रवृत्ति दोषपूर्ण है। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम जैसे संसाधन भौतिक पदार्थ हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति मानव द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं के नए और अधिक गहन उपयोग ढूंढने के प्रयास के परिणाम है। इस तरह यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। यानी यूं कह सकते हैं कि संसाधन जो है वो केवल भौतिक पदार्थ मात्र ही नहीं है, ये प्राकृतिक तत्व वातावरण में लंबे समय से मौजूद है, लेकिन तकनीकी विकास के बाद ये संसाधन बन पाए। जैसे कोयला स्टीम इंजन के बाद संसाधन बना, जब इंजन आया रेलवे का काम में आया तब ये संसाधन बना। इस प्रकार मानव और उसकी तकनीकी और संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब संसाधन के बारे में यह भी कहा जाता है कि संसाधन मूर्त और स्थिर वस्तु है। संसाधनों को स्थिर और मूर्त मानना भी मिथ्या कल्पना है। क्यों? जैसे संसाधन पदार्थ, शक्तियां, परिस्थितियों, संबंधों, नीतियों, सम्मिश्रण किया है, ये माना जाता है। ये सभी तत्व सभ्यता की भांति गतिशील है, अतः इन्हें निश्चित या स्थिर मानना भ्रमपूर्ण है। संसाधन जीवित वातावरण की भांति है जो मानव व्यवहार तथा प्रयत्नों के अनुरूप परिवर्तनशील है। इनमें से भी अधिक महत्वपूर्ण अमूर्त तत्व है, जैसे ज्ञान, स्वास्थ्य, विवेकपूर्ण नीतियां आदि। मानव की बुद्धि सबसे बड़ा संसाधन है। एक कई कहते हैं कि संसाधन जड़ वस्तु है, तो संसाधनों को जड़ वस्तु समझना भी भ्रमपूर्ण है। ये मानव के प्रयास से बनते हैं, मानव की आवश्यकताओं, अनुभूति, क्षमता और तकनीकी से इनको प्राप्त किया जाता है। ये तो संसाधन से संबंधित संकल्पनाएं थी। अब हम संसाधनों के प्रकार पढ़ लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के वर्गीकरण के कई आधार है, जिसमें एक पुनर्नवीनता है, स्रोत है, वितरण है, इनके आधार पर है। तो उपलब्धता के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि उपलब्धता के आधार पर क्या प्रकार है। यानी किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन कम अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं, कुछ का जो है लंबे समय तक प्रयोग संभव होता है। इस प्रकार उपयोग सातत्य के आधार पर जो है संसाधनों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उपलब्धता अथवा उपयोग सातत्य, इसके आधार पर जो है संसाधनों के प्रकार हम पढ़ते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं, अर्थात वो समाप्त नहीं होते हैं। ये नवीकरणीय होते हैं, इनकी वापस पूर्ति हो जाती है और इनकी संपोषक पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरण के लिए वनों को एक क्षेत्र से काटे जाने के बाद उन्हें नए क्षेत्र में पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अन्य उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा है, पवन है, जल है, मृदा है, कृषि है, मानव संसाधन है, इन सभी को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसको नॉन रिन्यूएबल, जिसको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका बार बार दोहन करने के उपरांत उनकी पूर्ति संभव नहीं होती, इनकी मात्रा सीमित होती है और निर्माण अवधि भी लंबी होती है। अतः इस श्रेणी के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। और भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी के अंतर्गत। भूगर्भ में जो खनिज संसाधन है, जैसे कोयले का दोहन एक ही बार किया जा सकता है, जबकि इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, लो अयस्क है, तांबा है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, थोरियम। आपके छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए, तो आप इसमें जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लोहा, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय, अर्थात इसका नवीनीकरण नहीं होता, निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तीसरा होता है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन का मतलब होता है रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जो होते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न समयों में विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। तो सक्रिय संसाधन में जल आता है, लोहा आता है। अब संसाधनों के वर्गीकरण में एक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण दर्शाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर इन्हें जैविक और अजैविक दो श्रेणी में बांटा जाता है। कौन कौन सी में? जैविक और, उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक और अजैविक संसाधन होते हैं। अजैविक और जैविक संसाधन परस्पर संबंधित होते हुए भी अन्योन्याश्रित भी है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित है। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है
जो पृथ्वी पर स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहते हैं। इसी आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। संबंधता अन्योन्याश्रितता के बावजूद अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन में अनेक भिन्नताएं भी है। अब अजैविक संसाधन क्या है देखिए, यानी एबियोटिक एबियोटिक रिसोर्सेज जो है अजैविक संसाधन, एबायोटिक जो है इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, जिनका नवीनीकरण भी संभव नहीं है। एक बार उपयोग में लेने के उपरांत वो समाप्त हो जाते हैं और समापन की श्रेणी में होने के कारण इनको संदर्भ या आनुपातिक दोहन इनका वांछनीय है। मतलब इनका जो है दोहन है वो आनुपातिक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जल, जमीन, खनिज इसके उदाहरण है अजैविक संसाधनों के। और अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि विस्तृत क्षेत्रों में, जबकि जैसे सोना है, चांदी है, आणविक खनिज है, ये सीमित क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे गिन्सबर्ग ने पृथ्वी तल पर स्थित धरातलीय स्वरूपों से शैल, मृदा, खनिज संपदा, जल संसाधन आदि को अजैविक संसाधन माना है। किसने? गिन्सबर्ग ने। इसने कहा है कि पृथ्वी तल पर जैसे शैल है, मृदा है, खनिज है, संपदा है, खनिज संपदा जितनी भी है, जल है, ये सारे क्या माने जाते हैं? अजैविक। और ये सभी संसाधन प्रकृति प्रदत्त है जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के विकास में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग हुआ है। तो अजैविक संसाधनों ने को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं होता जहां मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है, जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में इस प्रकार के संसाधन नहीं होते। दूसरे होते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। बायोटिक रिसोर्सेज में आपके जैवमंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन है, वन्य प्राणी है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति, अन्य सूक्ष्म जीव जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जैव संसाधनों में वन, वन्य जीव और पशु, पक्षी, वनस्पति, ये सूक्ष्म जैव जिस सभी ये जैव संसाधन आते हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला तथा खनिज तेल को भी जैविक संसाधन कहा जाता है। देखिए, कोयला और खनिज तेल जो है इसको भी क्या कहलाता है? ये भी जैविक संसाधन कहलाता है। इनमें से कुछ नवीनीकरण संभव है, जैसे वनस्पति वर्ग। कुछ नवीनीकरण योग्य नहीं है, जैसे खनिज तेल। वनस्पति वर्ग वाले जो तेल है वो तो नवीनीकरण है, उनमें से पौधे लगाए जा सकते हैं। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं ने प्रभावित किया है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि को जैविक संसाधनों में माना जाता है, इनको बढ़ाया जा सकता है। जबकि वनोन्मूलन और संकटापन जीवों का आखेट करके इनमें कमी भी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन में तकनीकी ज्ञान और उपयोग विधि का प्रभाव होता है। ये चल संसाधन भी कहलाते हैं। जैविक संसाधन चल संसाधन भी माने जाते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौतिक घटकों की प्रमुख भूमिकाएं रहती है। उदाहरण के लिए जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में सघन वनस्पति नहीं मिलती है। तो इनका जो विभाजन है वो इस प्रकार है। प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन देखिए, उपयोग सातत्य के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक होते हैं। उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा, कच्चा माल, खाद्य। अब जैसे ऊर्जा है सामीप्य और असामीप्य होती है। इसी प्रकार कच्चा माल जैसे खनिज, तेल, वनस्पति, पशु और जीव जंतु ये कच्चा में आते हैं। खाद्य पदार्थों में खनिज, वनस्पति, पशु ये सभी आते हैं। और वनस्पति में आप जानते हैं प्राकृतिक, कृषिगत ये सारी वनस्पतियां आती है। तो इस प्रकार इनका जो है विभाजन हम कर सकते हैं। जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक विविधता मिलती है, किंतु ये कम कठोर होते हैं। साथ ही इनका विकास शीघ्र हो सकता है, जबकि अजैविक संसाधनों के विकास में दीर्घ अवधि लगती है। जैविक संसाधनों का विकास हो जाता है, अजैविक का बहुत लंबी अवधि लगती है। अजैविक संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है तथा इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैविक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि संभव है, इनमें अंतर है। मनुष्य मृदा या जल का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि वृक्षारोपण कर सकता है। यानी मनुष्य मिट्टी नहीं बना सकता, जल का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वृक्षारोपण करके और वृक्षों को बढ़ा सकता है। जीवों की संख्या में कमी या वृद्धि भी कर सकता है। इस प्रकार जैविक और अजैविक संसाधनों का आधार जो है पृथ्वी एक होते हुए भी इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती है। तो इस प्रकार जो है हम संसाधनों को पढ़ सकते हैं। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे ऊर्जा के उद्देश्य के आधार पर, और अन्य जो है वो संसाधन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।